दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक त्रिपाठी। 71st बीपीएससी रिवीजन बैच में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के अगले चैप्टर प्रेम्बल यानी प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना भारतीय संविधान का न केवल दर्शन है, बल्कि जो संविधान निर्माता थे, उनके भविष्य का भारत कैसा होगा, वो किस तरह का समाज चाहते थे, क्योंकि भारत अद्भुत देश है, अद्भुत विविधता वाला और विविधता के बीच अलग-अलग रंग। इन रंगों में न केवल धार्मिक विविधता, राजनैतिक विविधता, नृजाति यानी यहाँ अलग-अलग मानव समुदाय के लोग रहते हैं, अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। इन सभी की आकांक्षाओं का जो भारत हो वो कैसा हो, इन सारी चीज़ों की चर्चा, इन सारी चीज़ों की बात भारतीय संविधान के प्रेम्बल में आपको मिलेगी। एक तरह से भारतीय संविधान का जो प्रेम्बल है, यानी भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो भारतीय संविधान की एक झलक दिखाती है। जैसे पूरा चैप्टर, पूरी किताब अगर भारतीय संविधान है, तो उसकी झलक भारत के संविधान की प्रस्तावना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में अलग-अलग जजमेंट्स आए। सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट में इसको संविधान का हिस्सा माना गया, तो किसी में नहीं माना गया। इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को एक बार पढ़ते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारत के संविधान की प्रस्तावना है। अब इसके एक एक वर्ड को हम तोड़ के देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, वो एक्चुअली है क्या कहती है। जब हम कहते हैं, इसको सार को समझने के लिए आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। हम कहते हैं भारत के लोग, हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या है? हम भारत के लोग कहने का मतलब यह है कि भारत के संविधान को जो बनाने वाली संस्था है, वो संस्था जिसके द्वारा चुनी गई है, उनकी बात हो रही है। यानी सारी शक्ति किसमें केंद्रित है? जब हम कहते हैं, जब भारत के संविधान की प्रस्तावना में ये चर्चा मिलती है, जब भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द मिलता है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग शब्द मिलता है, तो हम भारत के लोग का मतलब क्या है? इसका मतलब है सामान्य जो नागरिक हैं, सामान्य नागरिक। और अगर जब संविधान की प्रस्तावना में कहा जाता है हम भारत के लोग, इसका मतलब है कि संविधान जो बनाने वाले लोग हैं वो कौन है? वो भारत के लोग हैं, भारत की सामान्य जनता है। और जो शक्ति है वो कहाँ केंद्रित है? शक्ति जो केंद्रित है वो कहाँ है? जो शक्ति है, शक्ति वो कहाँ केंद्रित है? वो भारत की जनता में केंद्रित है। कहाँ? भारत की जनता में केंद्रित है। इसका मतलब है कि जो भारत का संविधान बनाया जा रहा है, वो किसके लिए बनाया जा रहा है? वो भारत की सामान्य जनता के लिए बनाया जा रहा है। फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा है। इसलिए हम भारत के लोग की चर्चा करते हैं सबसे पहले। यानी जो सॉवरेंटी है, यानी जो सबसे शक्तिशाली कोई व्यक्ति है, वो क्या है? वो भारत की जनता है। भारत की जनता अपने हुक्मरानों को अपनी सरकार का चयन करती है, उनको चुनती है, और वो अगर चाहे तो सत्ता को बदल भी सकती है, सरकारों को बदल सकती है। विभिन्न विचारधारा की अलग अलग सरकारें होती हैं, वो किसी अन्य विचारधारा की सरकार को ला सकती है। मैं हम भारत के लोग पर सबसे ज्यादा इंफेसिस इसीलिए करता हूं क्योंकि भारत का संविधान बनाया गया है इस देश की जनता द्वारा, इस देश की जनता के लिए, इस देश की जनता से। अब्राहम लिंकन के शब्दों में,
फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल। लोगों के द्वारा और लोगों से शासन ही लोकतंत्र है। और यही एक शब्द ये निर्धारित करता है कि भारत के संविधान द्वारा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। तो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? यानी सॉवरेन कंट्री। जब हम सॉवरेन कंट्री की बात करते हैं, सॉवरेन, संप्रभु, इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है। सबसे शक्तिशाली जो पावर है वो यही है। यानी भारत की जब हम बात करेंगे तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र होगा। संप्रभु राष्ट्र का मतलब है कि भारत अपने विदेशी मामलों को, अपने देशी मामलों को, अपने इंटरनल मामलों को सुलझाने के लिए, अपने विदेशी मामलों को आगे ले जाने के लिए किसी अन्य देश, किसी अन्य शक्ति पर निर्भर नहीं होगा। ये प्रस्तावना डिसाइड कर देती है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये दो शब्द हैं। ये दो शब्द कब जोड़े गए आपको पता है? किस अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए आप बताइएगा? आगे हम इसकी चर्चा विस्तार से करेंगे। समाजवादी का मतलब हो एक समाजवादी जिसके लिए समाज सबसे महत्वपूर्ण हो। समाजवादी, समाजवादी का कहने का मतलब है, चूंकि भारत जब आजाद हुआ, इसके लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि भारत की जो आजादी जिस स्थिति में हुई, जब भारत आजाद हुआ, भारत की आजादी के समय, मैं इन शब्दों को ज्यादा इंफेसिस कर रहा हूं ताकि आप बहुत क्लियरली इन चीजों को समझ पाए। जब भारत आजाद हुआ तो भारत की जो देश की जनता थी वो कैसी थी? भारत की जो जनता थी वो बहुत ऑप्रेस्ड क्लास थी। ऑप्रेस्ड क्लास थी। आपको पता है जब अंग्रेज यहाँ आए थे, अंग्रेजों ने अपना शासन शुरू किया था, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी का 25% किसके पास था? हमारे पास था, हम इंडियंस के पास था। लेकिन जब अंग्रेज छोड़ के हमको जाने लगे तो ये इकोनॉमी बची 2%। यानी अंग्रेजों ने बुरी तरह से हमको निचोड़ा, हमारी इकोनॉमी को नेस्तनाबूद कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा? इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा भारत की जनता पर। यानी भारत की जनता की न केवल आर्थिक स्थिति बुरी तरह से नेस्तनाबूद हो गई, बुरी तरह से प्रभावित हो गई। आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक स्थिति, जिस व्यक्ति पर किसी अन्य देश जिस देश पर किसी अन्य देश का कब्जा होगा, उस देश की राजनीतिक स्थिति, उस देश की जनता की राजनीतिक स्थिति आप स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं। यानी भारत की जनता के पास राजनीतिक अधिकार भी नहीं थे। और सामाजिक अधिकार की जहां तक बात किया जाए तो यहां पर मैं केवल अंग्रेजों को दोष नहीं दूंगा। भारत में सामाजिक रूप से पिछड़ापन, भारत में सामाजिक वैमनस्य, भारत में सामाजिक असमानता बहुत समय से व्याप्त रही। किसी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता रहा उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बहुत डिटेलिंग नहीं जाऊंगा, पॉलिटिसाइज नहीं करूंगा बात को। लेकिन भारत में सामाजिक असमानता तो रही, चाहे वो जाति के रूप में रही, धार्मिक स्तर पर रही, जेंडर के स्तर पर रही, जेंडर मतलब महिला पुरुष के स्तर पर, धार्मिक, और अगर हम सामाजिक तौर पर बात करें, जाति की बात करें, जाति व्यवस्था की बात करें, तो कुछ लोगों को दबाया गया, कुछ लोगों का शोषण किया गया जो मुख्य धारा से कटे। तो सामाजिक स्तर पर भारत पिछड़ा था। इसीलिए भारत में समाजवाद की संकल्पना की गई ताकि भारत के सामाजिक जो लोग हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, नागरिक हैं, उनका सर्वोत्तम विकास सुनिश्चित हो पाए। समाजवादी राज्य का मतलब है, सबसे अगर बेसिक डिफिनीशन की हम बात करें, समाजवादी राज्य का मतलब है, तो समाजवादी राज्य का मतलब क्या होता है? समाजवादी राज्य का मतलब क्या होता है? इसको अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में देखें, जहां उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व, इसका कहने का मतलब है उत्पादन के साधनों पर जब राज्य का स्वामित्व होता है, किसी सेवा पर राज्य का स्वामित्व होता है, तो जब राज्य उस सेवा को जनता को डिलीवर करता है तो क्या करता है? वो जनता से केवल लाभ की उम्मीद नहीं करता है। वो ये नहीं देखता है कि मार्केट रेट पे जो है उसी रेट पे जनता से हम लें। एक एग्जांपल से आप समझिएगा। देखिए इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा समय लूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेम्बल में आप बहुत अच्छे से बने रहें। हर शब्द को अगर आप समझ लेंगे, इंफेसिस करके समझ लेंगे, तो संविधान को अच्छे से आप समझ पाएंगे। समाजवादी का मतलब क्या है? समाजवादी का मैंने बताया मतलब, जहां पर सेवाओं या उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार। हालांकि अभी ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन जब भारत आजाद हुआ उस समय बहुत आवश्यक था। उत्पादन के साधनों पर राज्य का अधिकार हो गया तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं।
जैसे मान लीजिए कि हम एक विश्वविद्यालय को एक एंटिटी मानते हैं, एक विश्वविद्यालय है, एक विश्वविद्यालय है, मान लीजिए इसका नाम ए है और इस पर राज्य का स्वामित्व है। राज्य यानी आप समझ लीजिए सरकारी कह सकते हैं, राज्य का स्वामित्व है। एक विश्वविद्यालय है ए जिस पर राज्य का स्वामित्व है और दूसरा विश्वविद्यालय है बी, ये निजी स्वामित्व है। बहुत अच्छे से समझिएगा, निजी स्वामित्व है। तो जो दूसरा विश्वविद्यालय होगा निजी स्वामित्व वाला, उसकी फीस क्या होगी? ऑब्वियसली क्या होगी? हाई होगी, हाई होगी, क्योंकि इसकी जो फीस का आधार होगा वो क्या होगा? इसकी फीस का आधार क्या होगा? मार्केट होगा, मार्केट एंड प्रॉफिट। प्राइवेट खिलाड़ी मार्केट और प्रॉफिट के सिद्धांत पे काम करते हैं, ये चीज होगी। लेकिन जो सरकारी स्वामित्व है इसका आधार मार्केट नहीं होगा, इसका आधार होगा जनता का कल्याण। जनता का कल्याण होगा, यानी जनता के जेब पर बहुत ज्यादा बर्डन ना पड़े, और जनता के जेब पर जब बर्डन नहीं पड़ेगा तभी जनता का विकास अच्छे से हो पाएगा, जनता आगे बढ़ पाएगी। इसी तरह एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए एक बस है ए बस, एक बस है बी बस। तो ये जो है गवर्नमेंट बस है, ये प्राइवेट बस है। अब प्राइवेट बस का जो किराया होगा ऑब्वियसली ज्यादा होगा अगर इन कंपैरिजन आप गवर्नमेंट करें। अगर हम दूर की यात्रा करते हैं या कोई यात्रा करते हैं, लग्जरियस बस है, तो इसका रेंट ज्यादा होगा अमूमन तौर पर, और कई बार पेट्रोल हाइक पर ये अपना किराया ज्यादा बढ़ाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट कम बढ़ाएगी, क्योंकि इसका हित क्या होगा? इसका हित केवल सरकार का हित नहीं होगा, इसका हित होगा जनता इसके केंद्र में होगी। इसलिए जब भारत आजाद हुआ तो समाजवाद पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, जहां उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व हो। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था अपनाई गई उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। निजी हाथों में उत्पादन के साधनों को दिया गया। उत्पादन के साधन का मतलब बहुत, अगर हम लेमैन की भाषा में बात करें, जैसे मैं पेन की बात कर रहा हूं, ये इसका भी प्रोडक्शन होता है, ये उत्पादन है, ये उत्पादन है। और उत्पादन के साधन मतलब इसको बनाने वाली जो चीजें हैं उस पर किसका कब्जा हो, और जिसका कब्जा होगा उसी तरह का मार्केट में प्रचलन होगा। ये चीज बहुत आप अच्छे से एम्फेसिस कर लीजिए। इसीलिए जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। और बहुत अच्छी स्थिति नहीं होने के कारण क्या हुआ? जब देश की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी तो क्या किया जाएगा? जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीज बहुत महंगी ना हो, जनता कम पैसे में सर्वाइव कर पाए, तो जनता का हित अच्छे से हो पाए, जनता बेहतर तरीके से चल पाए, आगे बढ़ पाए। इसीलिए समाजवादी राज्य की बात हुई है प्रस्तावना में, इसीलिए इस बात को बढ़ाया गया है। तो समाजवाद का मतलब आप समझ गए। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है जहां धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप ना हो, धार्मिक मामलों में राज्य का हस्तक्षेप ना हो, सबको बराबर ट्रीट करे राज्य सभी धर्मों से समान व्यवहार करने का प्रयास करे। और ऐसी स्थिति में पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है राज्य जब पंथ से निरपेक्ष हो, किसी धर्म पंथ संप्रदाय से निरपेक्ष हो, सभी को समान व्यवहार की बात करे, तब वहां पंथ निरपेक्ष समाज की बात करते हैं। और लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब, गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब क्या होता है? जैसे आप गणराज्य की जब बात करते हैं, जब आप गणराज्य की बात करते हैं, गणराज्य रिपब्लिक की बात करते हैं, रिपब्लिक का मतलब होता है जिसका संवैधानिक मुखिया वंशानुगत ना हो, जिसका संवैधानिक मुखिया जो हो वंशानुगत ना हो। जैसे ब्रिटेन का अगर संवैधानिक मुखिया राजा है तो वंशानुगत है, इसलिए वहां पे फिर भी संवैधानिक राजतंत्र है, लेकिन हमारे यहाँ संवैधानिक गणतंत्र है। ये बात आप फोकस करिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है किसी भी नागरिक के साथ कोई भी असामाजिक या सामाजिक, अगर कोई सामाजिक स्थिति चाहे जैसी हो, किसी व्यक्ति की जाति उसका कुछ हो, उसकी जेंडर कुछ भी हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, थर्ड जेंडर जो भी हो, उसके साथ समाज में समान व्यवहार किया जाए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 जब आप देखोगे अस्पृश्यता के खिलाफ, वो इसी बात की ताकीद करता है, इसी बात को बहुत स्पष्ट करता है कि सामाजिक रूप से डिफरेंशिएशन, सामाजिक रूप से भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आर्थिक न्याय की बात क्या होता है? आर्थिक न्याय का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति में बहुत ज्यादा पूंजी का केंद्रीकरण ना हो,
किसी एक व्यक्ति के पास बहुत कुछ हो जाए, बहुत संसाधन हो जाए और बहुत सारे लोगों के पास संसाधनों की कमी हो जाए, तो ये आर्थिक न्याय नहीं है। तो आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने का मतलब यह है कि हर व्यक्ति के उसकी आवश्यकता के हिसाब से अर्थ हो, हर व्यक्ति की उसकी आवश्यकता के हिसाब से इकोनॉमिक इनकम हो, और इस बात को सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावना में किया गया है। और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है? पॉलिटिकली हर व्यक्ति को बराबर का हक हो, वोट देने का हक हो, राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़ने का हक हो, और डेमोक्रेटिक जो सेटअप्स होते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी प्रक्रिया हो, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, वहां हर व्यक्ति के पास बराबर का अधिकार, फिर राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। और विचार अभिव्यक्ति, डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन। एक नागरिक कैसे अपनी बात रख सकता है, अगर उसको सरकार का काम पसंद नहीं आता है तो क्या वो क्रिटिसाइज कर सकता है कि नहीं, और अगर क्रिटिसाइज कर सकता है तो कितने स्तर तक कर सकता है, किस स्तर तक जाकर वो राज्य को क्रिटिसाइज कर सकता है, स्टेट को या सरकार को क्रिटिसाइज कर सकता है, इस बात को भी स्पष्ट होना चाहिए, और ये बात होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक राइट है। विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी विश्वास, आप किस चीज पर विश्वास करते हैं, गॉड पर भरोसा करते हैं कि नहीं, अगर किसी ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो किस ईश्वर पे करते हैं, नहीं करते, एथीस्ट हैं तो कोई दिक्कत, तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये आप तय करेंगे कि आप अपने घर में किसकी पूजा करते हो, आप ये तय करोगे कि आप वाकई में ईश्वर को मानते हो कि नहीं मानते हो, या जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, ये आपका अधिकार होगा, इसमें कोई इंटरप्ट करने नहीं आएगा। धर्म और उपासना, धर्म और उपासना, किस धर्म को धारण करना चाहते हैं, किस तरह की पूजा करना चाहते हैं, इसकी आज़ादी भारत के संविधान की प्रस्तावना में दी गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर, अवसर का मतलब है जो भी सामाजिक रूप से जीवन जीने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, जो अवसर होती हैं, वो सबको बराबर तौर पर मिले। ऐसा नहीं है कि कोई फला व्यक्ति है तो उसको ज्यादा अवसर मिल जाए, कोई फला व्यक्ति है उसको कम अवसर मिले, तो ये सारी चीजें रोकना भारतीय संविधान के अंतर्गत किया गया है। समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी व्यक्ति की जो डिग्निटी होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कैसे व्यक्ति की डिग्निटी कैसे नकारात्मक तौर पर प्रभावित ना हो, व्यक्ति की अपनी भूमिका हो, सामाजिक निर्माण में, सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने में व्यक्ति की अपनी भूमिका हो, और राष्ट्र की एकता, और राष्ट्र की एकता भी निश्चित हो। आपको पता है 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उस समय कितनी सारी चुनौतियों से गुजर रहा था। एक तरफ भारत को आज़ादी मिल रही थी, एक तरफ भारत की 1947 का जो अधिनियम है, मैंने चर्चा किया था पिछले क्लास में, उस अधिनियम के तहत 2 डोमिनियन स्टेट बनाए गए थे, जिसमें भारत और पाकिस्तान था। न केवल 2 डोमिनियन स्टेट बनाए गए थे, बल्कि जो देसी रियासतें थी, जो 565 से ज्यादा थी, उनके पास ये अधिकार दिया गया था कि भाई आप चाहो तो पाकिस्तान मिल जाओ, आप चाहो तो भारत में मिल जाओ, या आप चाहो तो क्या करो, आप आजाद रहो। ऐसी सिचुएशन 1947, एक तरफ भारत पाकिस्तान विभाजित हो रहा है, दंगे भड़क रहे हैं, अलग अलग देसी रियासतें अलग अलग बात कर रही हैं, त्रावणकोर का राजा कुछ कह रहा है, निजाम कुछ कह रहा है, कश्मीर का राजा कुछ कह रहा है, बीकानेर का कुछ कह रहा है, भोपाल अलग ही नाराज है, जूनागढ़ का राजा अलग ही नखरे दिखा रहा है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी पूरी स्थिति में जहां देश बिखरने का बहुत खतरा था, राष्ट्र की एकता भी बहुत जरूरी थी। अगर यूनिटी नहीं होगी, देश नहीं होगा, तो फिर क्या होगा। तो राष्ट्र की एकता भी बहुत जरूरी थी। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, फ्रेटर्निटी सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए यह चीज की गई है संविधान सभा में। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, एक्सेप्ट किया गया, अधिनियमित किया गया और आत्मार्पित किया गया है। तो ये भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में ये बातचीत है। इन शब्दों का अर्थ है, इन शब्दों का अर्थ समझना, जानना आपके लिए अति आवश्यक है। हालांकि भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, कुछ एक्ट को छोड़कर 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता मनाया था, और उसकी स्मृति के रूप में, उसके मेमोरी के रूप में इसको ये दिन घोषित किया गया। अब प्रस्तावना संबंधी जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा टाइम लगता है, फैक्ट्स में टाइम नहीं लगता। नेहरू द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैज बीन प्रेजेंटेड ऑन 13th of December 1946 and this objective resolution was accepted on 22nd January 1947, यानी 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया, उसको ही स्वीकार कर लिया गया, और वही एक तरह से प्रस्तावना बनाई गई।
यानी नेहरू ने सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब होता है कि भारत के संविधान के संदर्भ में किस तरह से देश बनाना चाहते हैं, भारत के संविधान के संदर्भ में किस तरह के देश का निर्माण करना चाहते हैं आने वाले समय में। और नेहरू ने इस बात को बेहतर तरीके से तार्किक अंदाज में उद्देश्य प्रस्ताव में रखा। बाद में संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस डेट को आप याद रखेंगे, ये डेट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब प्रस्तावना के बारे में, जब प्रस्तावना भारत का संविधान बन गया तो प्रस्तावना के संदर्भ में अलग अलग चर्चा होने लगी, क्योंकि ये कोई चैप्टर नहीं था। इस चर्चा में क्या होने लगा, जब भारत का संविधान बन गया तो चर्चा होने लगी, कई सारे मुद्दों पर चर्चा होने लगी। जैसे पहला मुद्दा क्या था कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। एक प्रश्न ये था, संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है। एक प्रश्न ये था, बहुत ज्यादा चर्चा में था। दूसरा था, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो संविधान में क्लियर नहीं थे। संविधान इन दोनों प्रश्नों के बारे में मौन था। अब अगर संविधान किसी चीज के बारे में मौन है तो दो रास्ते बचते हैं। दो ही रास्तों के माध्यम से चीजों को सुलझाया जा सकता है। पहला रास्ता क्या है, विधायिका द्वारा, यानी संसद संविधान संशोधन करके प्रस्तावना के संदर्भ में क्लियर कट बात करे। संसद ये कह सकती है कि भाई संविधान का पार्ट है कि नहीं, या संविधान की प्रस्तावना क्या न्यायोचित है कि नहीं, इनफोर्सिएबल है कि नहीं। ये सारी चीजें कौन तय कर सकता है, विधायिका यानी भारत की संसद कर सकती है। या फिर क्या कौन कर सकता है इसकी व्याख्या, जो संविधान की व्याख्या करता है वो कौन है, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान की व्याख्या करता है, इसलिए इस व्याख्या को ये कर सकता है कि भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की वो क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। तो ये दो चीजें थी। इन दोनों ही चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई केसेस दायर किए गए, और कई बार तो इन चीजों पर केस नहीं दायर किए गए, लेकिन अलग चीजें थी, केस कुछ और था। लेकिन भारत के संविधान के संदर्भ में जब सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया, हेल्ड किया, और ये सारे जजमेंट, ये केसेज इतिहास में अमर हैं, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं और क्लियर बताते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेज हैं जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण है, तो उसके संदर्भ में हम देख लेते हैं। देखिए, पहला केस है बेरुबारी वाद। ये 1960 का केस है। इसमें बेरुबारी वाद में क्या कहा, इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। 1960 में बेरुबारी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली इस बात को कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरुबारी वाद की बात कर रहा हूं। इसके बाद दूसरा जो वाद आया वो गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का आया 1967 में। इस प्रकरण में उद्देशिका को संविधान राज्य की मूल आत्मा कहा गया है। संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। क्या, संविधान की मूल आत्मा कहा गया है इसमें। फिर केशवानंद भारती आया, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। केशवानंद भारती में आपको पता है बेसिक स्ट्रक्चर थियरी भी दी गई, जिसमें कहा गया कि क्या क्या चीजें संसद परिवर्तित नहीं कर सकती है, जिसको संविधान का मूल ढांचा कहा गया। हम आगे बात करेंगे इस बारे में। फिर मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता संविधान का मूल लक्षण है। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और ब्रॉडर जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसके बारे में थोड़ा कम आपको चर्चा मिलती है, लेकिन कई बार एग्जाम ये पूछ सकता है, इसलिए आप इसको याद रखें। और अब कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट देखते हैं जो प्रस्तावना के बारे में है। जैसे 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में क्या क्या जोड़ा गया, उद्देशिका में समाजवादी जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्दों को जोड़ा गया। कई बार प्रश्न आ जाता है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 द्वारा ये 3 शब्द जोड़े गए। अभी पूरे देश में कुछ लोगों द्वारा एक चर्चा भी की गई कि ये संविधान का मूल ढांचा नहीं था, संविधान के मूल में ये बात नहीं थी। 2 शब्दों के संदर्भ में चर्चा भी कुछ समय पहले हुई है। दोनों शब्द कौन कौन से हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। इन दोनों शब्दों के बारे में एक धड़ा ये कह रहा है कि ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है,
इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया, इसलिए इसको हटाया जाए। ये चर्चा अभी चल रही है, तो चर्चाओं को भी कई बार देखा करिए आप लोग। पॉलिटिकल जो डिस्कशंस होते हैं उन डिस्कशंस को आप देखेंगे तो आप गो थ्रू होंगे कि संविधान के बारे में चर्चा करने में, संविधान के बारे में देखने में। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक एपिसोड राज्यसभा टीवी द्वारा बनाया गया था, सौरभ भास्कर ने उस कार्यक्रम को एंकर किया था, उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत कुछ आपका एनरिचमेंट होगा, क्योंकि वो आंखों देखा सब कुछ एक एपिसोडिक फॉर्म में आपको मिलेगा। तो थोड़ा सा आप लोग पॉलिटिकली भी एक्टिव रहिए। पॉलिटिकली एक्टिव का मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लीजिए, प्रक्रिया का मतलब वोटिंग दीजिए, लेकिन राजनीतिक नहीं कर रहा हूँ, पढ़िए करिए, पढ़िए, लेकिन पॉलिटिकल जो इंसिडेंट्स होते हैं बड़े बड़े, उस पर नज़र जरूर बनाए रखिए और उस नज़र के थ्रू अपने आप को जज करने का प्रयास करिए कि हमारे काम की चीज़ क्या है। तो ये चीज़ हो गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित बंधुता शब्द किसी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय दिलाती है, इसके बारे में हमने चर्चा की है। 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। विधिक निर्वचन मतलब लीगल एक्सप्लेनेशन में सहायक है। कई बार इसको दर्पण की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर क्या कहते हैं? उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों को प्रतिनिधित्व करती है। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित विद्वानों में से किसने ये कहा था उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों को प्रतिनिधित्व करती है? तो आप कहेंगे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। के मुंशी क्या कहते हैं? के मुंशी कहते हैं कि उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। अब उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं होती, यानी इनफोर्सिबल नहीं होती, यानी कोर्ट में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात कही गई है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी संविधान की आत्मा माना है। के एम मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री कहा, यानी कुंडली कहा। बी आर अम्बेडकर ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा। एन ए पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान का परिचय पत्र। सुभाष कश्यप ने क्या कहा? इनको भी कहे छोड़े। तो सुभाष कश्यप साहब ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर पड़ी अट्टालिका। संसद प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है, लेकिन इसमें निहित ढांचे में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर थियरी। स्पष्टतः संसद वैसा परिवर्तन कर सकती है जिससे मूल ढांचे का विस्तार व मजबूतीकरण होता है। अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार संशोधित किया गया है। कितनी बार? कई बार प्रश्न आ सकता है कि प्रस्तावना को अभी तक कितनी बार संशोधित किया गया है, बिहार में पूछ सकता है। तो आप कहोगे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में एक बार केवल। अब हम बात करेंगे भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग एक ही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 2 स्वतंत्र और पृथक प्रभुत्व संपन्न देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया। आपको मैंने बताया था 1947 का जो एक्ट आया था उसके तहत 2 डोमिनेंट स्टेटों का निर्माण किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल थे। और देशी रियासतों के सामने ये विकल्प था। देशी रियासतों के सामने विकल्प क्या था? देखिए, अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। 1947 आप 1947 इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त को। लेकिन इसी इंडिपेंडेंस के साथ 3 तरह की स्थितियां क्रिएट हुई। पहली स्थिति क्या क्रिएट हुई? इंडिया, एक देश बना इंडिया। दूसरी स्थिति क्या क्रिएट हुई? एक देश बना पाकिस्तान। तीसरी स्थिति क्या क्रिएट हुई? प्रिंसली स्टेट्स। अब प्रिंसली स्टेट्स क्या थे? ये थी देशी रियासतें। इन दोनों की स्थिति एकदम साफ थी। ये दोनों देश बन चुके थे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं थी। लेकिन ये देशी रियासतें जो थी, ये थी 565 से ज्यादा, 565 प्लस। अब देशी रियासतें जो थी, राजा जो थे, राजा का क्राउन के साथ डायरेक्ट समझौता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा समझिएगा बात को। जैसे जो अन्य स्टेट्स थे उस पर वायसराय या गवर्नर का शासन होता था, और वायसराय या गवर्नर जो होते थे वो अंग्रेजों के प्रति क्या करते थे? उत्तरदायी होते थे। लेकिन
देसी रियासतें, जो राजा थे, यहाँ के देसी राजा थे, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल थे? वो क्राउन के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। वो क्राउन के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे, क्राउन के प्रति उत्तरदायी थे। यानी काफी मामले में वो ऑटोनॉमस भी थे, लेकिन क्राउन के प्रति उत्तरदायी थे। और जब क्राउन का शासन भारत से खत्म हुआ तो देसी रियासतों से भी खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये देसी रियासतें क्या थी? ये आजाद हो गई। एक सिद्धांत है जिसको कहा जाता है पैरामाउंट सी। पैरामाउंट सी क्या है? पैरामाउंट सी देसी रियासतें और क्राउन के बीच एक अनकहा समझौता है। और जब ये चले गए, अंग्रेज जब चले गए, जाने की बात की, तो इसको हो गया, क्या हो गया? ये लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी, लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी हो गया, यानी ये समझौता खत्म हो गया। और जब ये समझौता खत्म हो गया तो इनके पास क्या हो गया? इनके पास ये मौका मिल गया। तीन तरह के ऑप्शन इनके पास थे। जो देसी रियासतें थी, इनके पास तीन तरह के ऑप्शन थे। या तो ये भारत में मिल जाए, या तो ये भारत में मिल जाए, दूसरा ऑप्शन था ये पाकिस्तान में मिल जाए, और तीसरा ऑप्शन क्या था? आजाद रहें। हालांकि इस ऑप्शन पर किसी देसी रियासत आज तक टिक नहीं पाई है, लेकिन उस समय तो भाई रास्ता इनके पास था ही। भाई कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजों की पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी कि कम से कम हम तो चले जा रहे हैं, लेकिन ये देश लड़ता रहे, भिड़ता रहे, मरता रहे। लेकिन ये उस समय की वस्तु स्थिति थी, उस समय का जो यथार्थ था वो यही था। तो ये चीज आपको समझना है। कैसे 565 देसी रियासतें मिली, कैसे हुई, उसकी कहानी है। तो ये चीज किया गया कि विभाजन के समय तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए, या तो भारत में शामिल हो, मैंने जैसा कि बताया, पाकिस्तान में शामिल हो, या फिर स्वतंत्र रहें। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देसी रियासतें थी, जिसमें 549 भारत में शामिल हो गई, जबकि शेष तीन, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, तीन देसी रियासतें थी जिन्होंने भारत में जाने से मना किया। उन्होंने कहा भारत में नहीं मिलेंगे। तीनों के अपने एस्पिरेशंस थे, अपनी इच्छाएं थी, अपनी आकांक्षाएं थी। कश्मीर के जो राजा थे, ये चाहते थे कि बार्गेन करें, ये पाकिस्तान से भी बार्गेन करें, ये हिंदुस्तान से भी बार्गेन करें, और बफर स्टेट के रूप में रहें। बफर स्टेट का मतलब दो देशों के बीच एक छोटा सा देश, तो वो बफर स्टेट के रूप में रहना चाहते थे। हैदराबाद का जो निजाम था वो अति चालाक था, जिन्ना से डायरेक्ट संपर्क में था। उसको लगता था कि जिन्ना से बार्गेन करके हम अच्छा खासा लाभ लेंगे। बहुत पैसा था उसके पास भाई, आज के अंबानी अडानी सब फेल है उसके आगे, इतना पैसा था उसके पास। इसके अलावा जो जूनागढ़ का राजा था, उसकी कहानी तो ऐसी थी कि जब पाकिस्तान भागा तो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, कुत्ते को ले गया, यानी कुत्ता उसके लिए महत्वपूर्ण था। मेनन साहब ने अपनी किताब द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया में लिखा है, कभी आप पढ़िएगा। पटेल के जो मुख्य सचिव थे, पहले लॉर्ड माउंटबेटन के मुख्य सचिव थे, उन्होंने इस किताब में बाकायदे इसका पूरा वर्णन किया है कि जूनागढ़ का शासक कैसे कार्टून था। उसके लिए कुत्ते इंपॉर्टेंट थे, पत्नियां कम। पत्नियां थी, कई पत्नियां थी उसके पास। तो ये एक बड़ा हास्यास्पद इंसिडेंट है भारत के इतिहास का, भारत की आज़ादी के बाद का। तो इन तीनों लोगों ने खूब नाटक किया। कश्मीर की अपनी नौटंकी थी, हरि सिंह की अपनी चाल थी। तो ये सारी चुनौतियां थी उस समय, 1947 में ये सारी चुनौतियां थी। फिर क्या हुआ? हुआ क्या? कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के द्वारा, पुलिस कार्यवाही का नाम बताइएगा आप, कमेंट करिएगा कि कौन सा ऑपरेशन भारत सरकार ने चलाकर हैदराबाद को अपने नियंत्रण में लिया था। रजाक थे, पता है आपको कैसे क्या होते थे, पूरी कहानी मैं किसी वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। बहुत समय इसमें नहीं, आपका एग्जाम नजदीक है। और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ, तो उसमें अधिकतर जनता ने ये कहा कि वो भारत में रहना चाहती है, इसलिए जूनागढ़ को भारत में विलय कर लिया गया। और कश्मीर को विलय पत्र, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करके मिला लिया गया। यानी बहुत चैलेंजेस के साथ भारत को एक होने की कहानी शुरू हुई। अब जो भारत और संघ राज्य क्षेत्र है, उसमें क्या क्या चीजें हैं ये देख लेते हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 है ये। इसमें भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। यूनियन ऑफ स्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझिएगा। भारत को फेडरेशन नहीं कहा जाता, भारत को फेडरेशन नहीं कहा जाता, भारत को क्या कहा जाता है? यूनियन।
यूनियन। यानी भारत कई प्रवृत्ति में संघात्मक तो है, लेकिन ये संघात्मकता उस तरह नहीं है जैसे अमेरिका के संविधान में। अमेरिका के संविधान में जो संघात्मकता है वहां यह है कि वहां राज्यों ने मिलकर एक सेंटर बनाया है। राज्यों ने मिलकर कहा कि भाई तुम हम पर शासन करो। 50 राज्य इकट्ठा हो गए, पहले तो 13 थे, बाद में इकट्ठा होते हुए 50 हुए। 50 राज्यों ने कहा कि भाई अमेरिका में एक संघ बनाते हैं, एक सेंटर बनाते हैं जो देश स्तर पर चीजें करेगा, और एक संघ बना और राज्यों का संघ बना। तो वहां का फेडरेशन ऐसा है, राज्यों ने समझौता करके एक देश का निर्माण किया है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ यूनियन बना और यूनियन से शक्तियां डेलीगेट हुई, यानी यूनियन द्वारा राज्यों का निर्माण किया गया। डेलीगेट तो मैं नहीं कहूंगा, संविधान द्वारा शक्तियां हैं, पृथक्कृत हैं। लेकिन भारत का जो यूनियन है वो अमेरिका के फेडरेशन से अलग है। भारत का यूनियन जो है इसमें राज्यों ने समझौता करके देश को नहीं बनाया है। लेकिन फेडरेशन में जो अमेरिका का फेडरेशन है ये यूएस से है, यूएस में फेडरेशन है, इसमें 50 राज्य हैं। ये 50 राज्य मिलकर अमेरिका का निर्माण करते हैं। लेकिन भारत में 28 राज्य आज की डेट में मिलकर भारत का निर्माण नहीं करते। केंद्र शासित प्रदेशों को हटा दिया जाए 8 को, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए भारत को यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, यूनियन कहा गया। तो पहला ही आर्टिकल ये है। अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो भारत है का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना या अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। नए राज्य कैसे भारत में आएंगे, क्या कोई विदेशी राज्य भारत में मिल सकता है, ये सब कुछ तय कौन करेगा? ये संसद तय करेगी। ये आर्टिकल 2 में रखा गया है। आर्टिकल 3 में क्या है? आर्टिकल 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन की शक्ति संसद को प्राप्त है। राज्यों का निर्माण का मतलब क्या है? नए राज्य कैसे बनेंगे? अनुच्छेद 3, राज्यों का निर्माण का मतलब नए राज्य कैसे बनेंगे और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल में क्या कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, उनकी सीमा नाम में परिवर्तन किया जा सकता है कि नहीं, ये शक्ति किसके पास है? ये संसद के पास है। यानी पार्लियामेंट कौन है? सुप्रीम अथॉरिटी है। यहाँ पे पार्लियामेंट विल डिसाइड कि क्या करना है भाई। पार्लियामेंट जो है सबसे सुप्रीम अथॉरिटी है इसके लिए। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप भी सकती है। संसद संविधान में संशोधन करके ये काम कर सकती है। और अब जो पुनर्गठन हुआ राज्यों का, उसकी जो क्रोनोलॉजी है वो देखते हैं। 1948 में क्या हुआ कि जून 1948 में भारत सरकार ने एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की, जिसमें भाषा के आधार पर जो मांग उठ रही थी, भाषा के आधार पर राज्यों को, अलग अलग राज्यों को बनाया जाए, उसके लिए एक आयोग की स्थापना की गई, जिसको कहा गया एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई आयोग। दिसंबर 48 में कांग्रेस द्वारा एसके धर की कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने के लिए जेबीपी समिति का गठन किया गया। इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। और अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने अनौपचारिक तौर पर स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए, भाषा होना चाहिए। हालांकि पोट्टी श्री रामुलु की 56 दिनों की हड़ताल के बाद, मृत्यु के बाद, अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा। इन्होंने इतना धरना दिया कि इनकी डेथ हो गई, जान चली गई, ये चीज हुई। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। फिर 1953 में ही भारत संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में की गई। कब की गई? 1953 में। और फजल अली इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और भारतीय संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत संघ में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। याद रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित किए गए थे। फिर नवंबर 1949 में फ्रांसीसी सरकार द्वारा पांडिचेरी, यनम, चंद्रनगर और केरिकल बस्तियों को भारत सरकार को सौंप दिया गया, जिसे मिलाकर पांडिचेरी संघ का गठन किया गया। और 10 दिसंबर 1961 को भारत सरकार द्वारा 18 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों पर सैनिक कार्यवाही कर गोवा, दमन और दीव को मिला लिया गया। दिसंबर याद रखिए, दिसंबर 1961, बस तो काट दीजिए। दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों पर सैनिक कार्यवाही करके गोवा, दमन, दीव को कब्जा कर लिया गया, मिला लिया गया भारत सरकार ने। उसके बाद
राज्य पुनर्गठन अधिनियम 56 के द्वारा भारत संघ में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना भी की गई थी। अब क्षेत्रीय परिषदें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। क्षेत्रीय परिषदें कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। जैसे पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है, इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय प्रयागराज या इलाहाबाद में है। और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नई दिल्ली और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई। पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, पूर्वोत्तर राज्य अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड तथा सिक्किम को क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं किया गया है। इनकी समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के तहत गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। अब जो नए राज्यों का गठन हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल है, आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट हो। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ है। गुजरात महाराष्ट्र 1 मई 1960, बॉम्बे राज्य से निकले दोनों राज्य हैं, बॉम्बे पहले राज्य हुआ करता था। नागालैंड 1 दिसंबर 63, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975, मिजोरम, अरुणाचल 20 फरवरी 1987। 20 फरवरी 1987। गोवा कब किया गया? 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 नवंबर 2000 और तेलंगाना 2 जून 2014 सबसे लेटेस्ट है। देखिए मैं आपको बता दूं इस बैच के बारे में, जिस बैच में मैं क्लास ले रहा हूं, इस बैच का नाम क्या है? 71st बीपीएससी रिवीजन बैच, रिवीजन बैच 499 इसकी फीस है। आप जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको ये भले यूट्यूब पे मिल जाए, लेकिन इसका पीडीएफ और सॉफ्ट कॉपी आपको खरीदना पड़ेगा, आपको परचेज करना पड़ेगा। पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ हम क्लास नोट्स भी आपको कोरियर करेंगे, आपके पते पर भेजेंगे। 499 फीस में 50 प्लस वीडियोज के लेक्चर हैं, जीएस प्लस बिहार स्पेशल है, 5 FLTs हैं। 5 FLTs आपको इस कोर्स में मिलेंगे, 5 FLTs मिलेंगे, बिहार तत्सार की सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलने जा रही हैं। तो इस कोर्स को आप परचेज कर लीजिए, लिंक में परचेज लिंक है, कमेंट में परचेज लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, जिसका नाम है नागरिकता। नागरिकता के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे अब सबसे पहले प्रावधान की बात करेंगे। नागरिकता संबंधी प्रावधान है, संबंधित मुख्य तथ्य है। भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। कहां से? आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों पर कानून बना सकती है। किस में? आर्टिकल 11 में। ये प्रश्न आया भी है पीसीएस में, आर्टिकल 11 में। और नागरिकता जो अधिनियम 1955 है, इसके अनुसार 5 विधियों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 5 तरीकों से भारत की नागरिकता आपको मिल सकती है। पहला तरीका है कि आपका जन्म यहाँ हो, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक रूप से, देशीकरण द्वारा तथा राज्य क्षेत्र के अधिग्रहण द्वारा। ये 5 तरीके हैं जिससे आप यहाँ की नागरिकता मिल सकती है आपको। संपत्ति का अधिग्रहण भारत की नागरिकता प्राप्त करने का आधार नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। जैसे कई देशों में निवेश के प्लान्स होते हैं, निवेश की योजनाएं होती हैं। जैसे कनाडा जैसे देश हैं और जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, वहां पर निवेश करने पर आपको वहां की नागरिकता मिल जाती है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में बिल्कुल भी कितना भी आप इन्वेस्ट कर दो, आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्ति के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक निवास अनिवार्य है। यानी 12 वर्ष तक आप जो है रहने के बाद ही आपकी नागरिकता पर विचार किया जाएगा। और नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे कम से कम। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, बदल सकती है, चेंज कर सकती है। लोप कैसे हो सकता है? भारतीय नागरिकता का लोप 3 तरह से हो सकता है। कैसे? किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, राहुल गांधी वाला विवाद आपको पता होगा। किसी भी देश की नागरिकता अगर आप ग्रहण करते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में क्या है? भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। एकल नागरिकता का प्रावधान है और इसके तहत आप किसी अन्य देश के सिटीजन नहीं हो सकते। अगर आप अन्य देश के सिटीजन होंगे तो भारत के सिटीजन नहीं होंगे।
दूसरा है नागरिकता त्यागने पर, और तीसरा है सरकार द्वारा वंचित करने पर। सरकार की होम मिनिस्ट्री के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति वंचित कर सकते हैं। सॉरी, मैं इस मामले में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। होम मिनिस्ट्री इस बात को तय करती है, संसद द्वारा नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री ये तय करती है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, नहीं हो सकता। अब आर्टिकल 6 देखेंगे, अनुच्छेद 6 देखेंगे। अनुच्छेद 6 में क्या है? अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रवचन आवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार संबंधी उपबंध है। आर्टिकल 7 में क्या है? आर्टिकल 7 में पाकिस्तान को आवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता अधिकार संबंधी उपबंध है। पाकिस्तान से आर्टिकल 6 में है, पाकिस्तान से, और यहां पाकिस्तान को। आर्टिकल 8 में क्या है? आर्टिकल 8 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार संबंधी उपबंध है। 9 में क्या है? अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। अक्षय कुमार के मामले में यह हुआ था। आलिया भट्ट भी यूके के सिटीजन है, तो भारत के सिटीजन नहीं है। अक्षय कुमार कनाडा के सिटीजन थे, अभी उन्होंने भारतीय नागरिकता फिर से पा ली है। तो जब वो कनाडा के सिटीजन हुए थे तो भारत की नागरिकता उन्होंने खो दी थी। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 2009 सीए एनआरसी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी, सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था, एक्ट बना बाद में। इसमें क्या है? इसमें क्या है कि यह प्रावधान है कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पूर्व भारत में आकर रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनों, पारसियों तथा ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। और यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होता है। यह कुल मिलाकर नागरिकता का चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। अब अगले चैप्टर पर चलते हैं हम, जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मौलिक अधिकार अति महत्वपूर्ण चैप्टर है। मौलिक अधिकार के चैप्टर में आगे जाएं इससे पहले थोड़ी बातचीत मौलिक अधिकार के बारे में हम कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार का चैप्टर महत्वपूर्ण। जब कोई भी लोकतांत्रिक देश होता है, कोई भी लोकतांत्रिक देश होता है, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसमें कुछ एक बहुत बातें महत्वपूर्ण होती हैं। और उन बातों में एक महत्वपूर्ण बात यह होती है संविधान का निर्माण, राष्ट्र की प्रगति के बारे में चर्चा, कोई देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये सब कैसे डिसाइड होता है। और लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो क्या होती है? लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि देश की सामान्य जनता या नागरिक सरकार का चयन करते हैं। और देश की सामान्य जनता या नागरिक जब सरकार का चयन करते हैं तो ये माना जाता है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? सबसे ज्यादा शक्तिशाली नागरिक है। और ये पूरा सिस्टम, लोकतंत्र, जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की हम बात करते हैं, लोकतंत्र अगर सीधे सीधे हम बात करें, लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र, यानी व्यक्ति केंद्रित नागरिक कह सकते हैं। यानी सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? सामान्य जनता। और उसको रिफ्लेक्ट कहां किया गया है? तो रिफ्लेक्ट किया गया है हम भारत के लोग। प्रस्तावना में एकदम स्पष्ट लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। सबसे ज्यादा मजबूत कौन है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग क्या करते हैं? सरकार का गठन करते हैं, सरकार को चुनते हैं। एक तरह से सरकार को चुनते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन
विधायिका का चयन करते हैं डायरेक्टली, विधायिका का चयन। विधायिका क्या करती है? विधायिका कानून का निर्माण, कानून का निर्माण के द्वारा क्या होता है? देश सुचारू रूप से चलता है। इन सब सारी चीजों के केंद्र में कौन है? लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में केंद्र में कौन है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये केंद्र में है, ये सेंटर में है। तो जब ये रस्साकसी चली कि संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो ये बताया गया कि सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं। तो ये भी बातचीत हुई कि अगर इस देश के लोग, इस देश के नागरिक सबसे महत्वपूर्ण हैं, तो उनके अधिकारों का अगर संरक्षण हम नहीं करेंगे, अगर उनके अधिकार सही तरीके से संरक्षित नहीं होंगे, तो देश का विकास कैसे हो पाएगा? क्योंकि इंडिविजुअल का विकास होगा तभी देश का अच्छा विकास हो पाएगा। समाज के किसी भी एक तबके का अगर विकास कम हुआ, तो क्या देश का वाकई में सही तरीके से विकास हो पाएगा? इसलिए क्या किया गया? दो बातें हुई। इसलिए दो बातें हुई। पहली बात तो ये पता है कि जब अंग्रेज आए थे, ब्रिटिशर्स जब आए थे भारत में, इन्होंने भारत का इतना शोषण किया था, भारत की जनता का इतना शोषण किया था कि भारत की जनता अधिकार नाम की चिड़िया का नाम ही भूल गई थी। क्योंकि इतना एक्सप्लॉइट किया था, शोषण किया था, इनके दिमाग में, भारत की सामान्य जनता के दिमाग में अधिकार नहीं था। तो जब संविधान निर्माता संविधान बनाने लगे, तो उनके दिमाग में एक बात आई कि अगर सरकार को, जो सरकार होगी, देखिए सरकार होगी, जनता इसको चुनेगी। सरकार को कौन चुनेगा? जनता चुनेगी। जनता चुनेगी, भले जनता जैसे चुन लिया, जनता ने सरकार को चुना, जनता ने चुना, मान लीजिए जनता ने 5 साल के लिए सरकार को चुना, या संसद को चुना, संसद ने सरकार बनाया, मैं इनडायरेक्टली बात समझिएगा, 5 साल। और इन 5 सालों में सरकार इतनी तानाशाह हो गई कि जनता को का जीना दूभर कर दिया उसने। यानी सरकार किस पे आ गई? सरकार तानाशाही पर आ गई। सरकार तानाशाही पर आ गई, और सरकार जब तानाशाही आएगी, तो क्या जनता का विकास हो पाएगा? जनता का 3 तरह का जो डेवलपमेंट होगा, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ चीजें और जोड़ सकते हैं, कॉन्शियस का डेवलपमेंट, चेतना का विकास, क्या ये हो पाएगा? दास्ता की जंजीरों में किसी भी जनता का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत सोच समझकर कुछ अधिकार जनता के लिए चुने गए, कुछ अधिकार, कुछ चीजें कह दी गई कि इसमें सरकार इंटरफेयर ना करे, कुछ अधिकार दिए गए, इन्हीं को फंडामेंटल राइट कहा गया, मौलिक अधिकार कहा गया। इसमें व्यक्ति के विकास की चर्चा है। व्यक्ति का विकास इन अधिकारों के बिना नहीं हो सकता है। अगर ये अधिकार व्यक्ति के पास नहीं होंगे, तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं होगा। इन बेसिक अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स कहा गया। अमेरिका में बहुत सशक्त है ये, भारत में भी इसको रखा गया, और इन अधिकारों को 12 आर्टिकल 12 से, इन अधिकारों को भारतीय संविधान के पार्ट 3 में रखा गया फंडामेंटल राइट को, और आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक इन अधिकारों को रखा गया, और इन्हीं अधिकारों को मूल अधिकार कहा गया। मूल अधिकार, ये अधिकार ऐसे होते हैं, इसमें कुछ अधिकार ऐसे हैं कि सरकार किसी भी स्थिति में नागरिकों से छीन नहीं सकती है, और ये नागरिकों के एवोल्यूशन के लिए, नागरिकों के डेवलपमेंट के लिए अति आवश्यक अधिकार होते हैं। तो फंडामेंटल राइट का ये एक छोटी सी बातचीत है। तो मूल अधिकारों की अवधारणा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में मिलता है। इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा में सबसे पहले मिलता है, ये समझिएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा रखी गई थी, और भारत के संविधान
कि भाग 3 में मूल अधिकारों को रखा गया है, ये मैंने आपको बताया। अब भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, 6 महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हालांकि प्रारंभ में राइट टू प्रॉपर्टी 7वां मौलिक अधिकार था, जिसको भारतीय संविधान के आर्टिकल 300 में, भारतीय संविधान के आर्टिकल 300A में रख दिया गया है, यानी अब ये विधि के संवैधानिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार जो हैं भारत के संविधान में इस समय हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो पहला अधिकार जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है, जिसको समता का अधिकार कहा जाता है, समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23, 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। आगे पांचवा अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी आर्टिकल 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। अब सबसे पहला समानता का अधिकार आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, यानी सभी लॉ के नजर में समान है। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। एक नोट है। फिर आर्टिकल 15 क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इसमें किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, जिसमें नौकरियों में अवसर की समानता की बात की जाती है। यह आर्टिकल 16 में रखा गया है। अब 28 जून एक केस लॉ हुआ था। 28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ मामले में माना कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है, यानी प्रमोशन में आरक्षण का अधिकार है। अपवाद, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का उल्लेख आर्टिकल 15(4) और 16(4) में किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 16(4) स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। फिर आर्टिकल 17 है, जिसमें अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध के रूप में बताया गया है। फिर आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत की बात की गई है, टाइटल के खत्म होने की बात की गई है। कुछ विशेष लोगों को ही टाइटल मिलेगा, जिसमें सेना के लोगों की बात की जाएगी, या कुछ विशेष सम्मान जो राष्ट्र द्वारा, जैसे भारत रत्न वगैरह, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारी चीजें प्रदान की जाती हैं। सरनेम और टाइटल को खत्म करने की बात है आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 19 की जो बात की जाती है, तो इसको स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आर्टिकल 19 से 22 तक है। आर्टिकल 19 में वाक, अभिव्यक्ति आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। इसमें 19(1) के तहत 6 अधिकार हैं, यानी राइट टू एक्सप्रेशन में 6 अधिकार हैं। आर्टिकल 19(1) का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 खा शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 1 गा संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 1 घा 19(1) खा भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की आजादी। आर्टिकल 19(1) अंगा भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने, बस जाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19(1) झा जीविका चलाने के लिए कोई व्यवसाय, उपजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार, मूल अधिकार में सभी नागरिकों को 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार 19(1) एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता को निहित माना गया है, यानी राइट टू जो प्रेस है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसको भी माना गया है। आर्टिकल 1 का से लेकर आर्टिकल 1 छा तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर अनुच्छेद 19(2) से लेकर 19 छा तक में दिए गए विभिन्न आधारों पर निर्बंधन आरोपित किए गए हैं, यानी विशेष परिस्थिति में इसको भी नियंत्रित किया जा सकता है। आर्टिकल 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके 3 प्रकार की स्वतंत्रता का यहाँ वर्णन है। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण करेगा। कहने का मतलब है कि कोई कानून जो एग्जिस्टेंस में है, अगर अस्तित्व में है, तभी उसको दोषी माना जाएगा अगर वो कानून का उल्लंघन करेगा। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 1 से बार सजा नहीं मिलेगी, अधिक बार।
तीसरा, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 21 है जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात कहीं जाने का अधिकार भी शामिल है। उच्चतम न्यायालय ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को भी इसी अधिकार के अंतर्गत माना है, इसी अधिकार के अंतर्गत माना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जो व्याख्या की गई है अलग अलग, उसमें कुछ और अधिकार हैं। इसमें गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, ये सारी चीजें आर्टिकल 21 की व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित की हैं। जब उसने व्याख्या की है तब के अधिकारों को आर्टिकल 21 के अंतर्गत माना है। अब स्वतंत्रता का अधिकार जो 21 का है, 21 का में शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अनुच्छेद 21 का के तहत 6 साल से 14 साल के बच्चों को ये बात की गई है कि उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और फिर अनुच्छेद 22 क्या है? अनुच्छेद 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि उसे गिरफ्तारी से अवगत कराया जाए, क्या कारण है बताया जाए, क्यों किसी को अरेस्ट किया गया ये बताया जाए। उसे 24 घंटे के अंदर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाए और फिर उसे अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से यानी वकालत करने वाले व्यक्ति से परामर्श करना और उसकी प्रतीक्षा करने का अधिकार है। उसके बाद अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5, 6 में निवारक निरोध के प्रावधानों का अधिकार दिया गया है, जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह तक की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है। यदि इससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को निरुद्ध करना है तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का अधिकार है। और फिर आर्टिकल 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में क्या है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों, खान अथवा जोखिम वाले कार्यों में 14 से कम आयु के जो लोग होते हैं उनका नियोजन नहीं हो पाएगा, उनको नौकरी नहीं दी जा सकती है। उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में क्या है? अंतःकरण और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की आजादी दी गई है। एक सेकुलरिज्म है एक तरह का, किसी भी धर्म को आप मानते हैं उसको आप प्रसारित कर सकते हैं, उसको मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशेष धर्म की वृद्धि अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। उसके बाद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। कृपण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। उसके बाद संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकार है। आर्टिकल 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लिखित है। 30 के तहत अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। फिर सबसे अंतिम अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है। 5 प्रकार का। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण, सर्ट्यूरारी और ई अधिकार शिक्षा को वारंटो। ये 5 प्रकार की चीजें की गई हैं। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, हैबियस कॉर्पस क्या होता है? न्यायालय द्वारा यह आदेश बंदी व्यक्ति की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में प्रश्न उपस्थित करे, जिससे उसको बंदी बनाए गए कारणों की वैधता पर विचार किया जाए। कैदी ये कह सकता है, अधिकारी के संदर्भ में कोर्ट से दरखास्त कर सकता है कि मुझे उपस्थित किया जाए, और हैबियस कॉर्पस कहा जाता है इसे। जब न्यायालय को पता चलता है किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, तब न्यायालय द्वारा बंदी बनाने वाले व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी किया जाता है। परमादेश है मैंडमस, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है। अभी आपको पता है कि अभी तमिलनाडु में एक मामला जो हुआ है, तमिलनाडु जो गवर्नर हैं ये इनके सरकार से ही लड़ गए, कोई बिल पारित नहीं होने दे रहे थे कई बिल, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट मैंडमस जारी कर सकता है इवन प्रेसिडेंट को भी, कि आप अपने कार्यों का निर्वहन ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इसको क्या कहा जाता है? मैंडमस कहा जाता है।
प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों से रोकने की बात की जाती है। भैया तुम्हारा क्षेत्र नहीं है, बाउंड्री से बाहर मत आओ, ये जारी किया जाता है। और फिर जो है मैंने 5 रिटों की बात की थी, 6 रिट मैंने बीच में, शायद मुझे लगता है कि मैंने बोला 5, 6 रिट है वो। उत्प्रेषण, सर्ट्यूरारी, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को रिट जारी करके आदेश दिया जाता है कि अपने यहाँ लंबित मुकदमों को उनके पास भेजें, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुकदमे हैं उनको भेजो भाई, अगर ज्यादा राष्ट्रहित का मामला है, कुछ ऐसा मामला है तो। और फिर अधिकार परीक्षा, क्वो वारंटो, जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे लोकपद को धारित करता है जिसके लिए उसके पास कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उससे अधिकार परीक्षा आदेश द्वारा पूछ सकता है किस अधिकार से वो धारित कर रहा है। ये 6 प्रकार की रिटें हैं। और फिर अन्य कुछ परीक्षोपयोगी तथ्य है, उसके बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 32 जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352 में मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। 20 और 21 यह शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम 1973 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, अर्थात इनको लागू करवाने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत संरचना के सिद्धांत को स्थापित करते हुए कहा कि राज्य व्यवस्था की लोकतंत्रात्मक आधारभूत संरचना अनिवार्य घटक है। तो ये फंडामेंटल राइट तक आपका पूरा मामला है। किताब आपके पास जल्दी पहुंचेगी, बनने के प्रोसेस में है, अंतिम प्रक्रिया में है, तब तक लेकिन आप एडमिशन जरूर ले लें। मैं रिवीजन बैच के बारे में एक बार फिर से चर्चा कर लेता हूं। 71st बीपीएससी रिवीजन बैच, फीस 499। अगर आप कमेंट बॉक्स में जो लिंक पिन की गई उसमें लेंगे तो आपको कुछ छूट मिल जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ 50+ वीडियो जिसमें आपको मिलेंगे और मिलने शुरू भी हो गए हैं, जिसमें बिहार स्पेसिफिक वीडियो भी होगा। और दूसरा 5 FLTs आपको पास होगी, 5 फुल लेंथ टेस्ट होगा। तीसरा कंटेंट की हार्ड कॉपी आपके पास भेजी जाएगी, हार्ड कॉपी। चौथा बिहार तथ्यसार की आपको सॉफ्ट कॉपी भेजी जाएगी। इन सब चीज़ों को आपको मिलेगा ये इस बुक में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।